तो बच्चे लोग आज हम लोग चालू कर रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सपोज ये एक इंटरफेस, क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो दो ऑप्टिकल मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यह मीडियम 1 और यह मीडियम 2। ठीक है, दो ऑप्टिकल मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। ऑप्टिकल मीडियम बोलने से जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, जैसे ग्लास हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, रूबी हो गया, डायमंड हो गया, फलाना ठिकाना, ये सब क्या होता है? मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकता है, ऑप्टिकल मीडियम्स। तो जब भी लाइट क्या होता है बच्चों, मीडियम चेंज करता है ना, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो मीडियम चेंज करता है उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? चेंज। अब स्पीड चेंज होने के कारण क्या होता है, जो लाइट का पाथ रहता है वो अपने नॉर्मल पाथ से क्या हो जाता है? डिविएट। अपने नॉर्मल पाथ से क्या हो जाता है? वो डिविएट। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है? व्हेन लाइट बेंड्स, when it travels from one optical medium to another। ठीक, जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम ट्रेवल करे और बेंड हो जाए अपने पाथ से, तो इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, छोटी क्लास में अपन पढ़ ही चुके हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम लोग को पढ़ना क्या है? बहुत जरूरी बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चैप्टर का मतलब बेस है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पहले समझते हैं ये होता क्या है। ठीक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये रिलेशनशिप बताता है कि अगर हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं तो लाइट का स्पीड कितना गुना कम हो रहा है या कितना गुना तेज हो रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो स्पीड जो होती है एयर में होती है बच्चों c, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इतने स्पीड से ट्रेवल करती है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ये जो है c, इट इज गिवन बाय 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट। लिखिए, ये नया फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे। क्या? c बराबर 1/ε0 म्यू नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट होते हैं ये दोनों एक कांस्टेंट है और ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम पे। जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको बोलते हैं बच्चों परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, एक होती है परमिटिविटी और एक होती है परमिएबिलिटी। वैसे तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर जब 12th क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे तब सीखेंगे। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ परमिटिविटी क्या होती है, कि कितने आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर सकती है या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो सकती है एक मीडियम में। ठीक, और परमिएबिलिटी होती है सेम चीज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, कितने आसानी से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो सकती है एक स्पेस में। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया गया है बच्चों। जैसे सपोज आप दो चार्जेस ले लें, क्या ले लें? दो चार्जेस। अब दो चार्जेस को हवा में रखें तो उनके बीच कुछ फोर्स लगेगा। अब उस सेटअप को, उनके बीच मीडियम क्या है? हवा। अब उस सेम सेटअप को किसी इंसुलेटर में डुबा दिए, पानी के अंदर या कैसे भी डुबा दिए, तो फोर्स क्या हो जाएगी? चेंज। फोर्स क्या हो जाएगी? चेंज। क्योंकि यहां हवा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही थी उसको सब कम रेजिस्टेंस लग रहा था, यानी आसानी से सेटअप हो जा रही थी, परमिटिविटी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही आप मीडियम पानी में ले आए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप होने में थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, तो परमिटिविटी घट गई। आ रही बात समझ में? तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ये होती है कि कितने आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो सकती है एक मीडियम में। ठीक, तो इसको डिटेल में हम लोग बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में और मैग्नेटिक्स ईएमआई ये सब में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला समझ में आया। ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट किसका है? फ्री स्पेस का। फ्री स्पेस या आप बोल सकते हैं एयर का। लेकिन जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप किसी मीडियम में डालेंगे, किसको? सेटअप को, इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करता है अपन देखें, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप होने में थोड़ी सी टफनेस आएगी, तो इस कारण से कुछ कुछ टाइम्स कम हो जाएगी उनकी स्पीड। आ रही बात समझ में?
तो हम लोग दो टर्म लेते हैं बच्चों, एक होता है एप्सिलॉन नॉट आर और एक होता है म्यू आर। ठीक, ये होगा, पहले एक एक करके लिखते हैं, इसको बोलेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी नहीं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या होगा, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो बच्चों किसी दूसरे मीडियम में, किसी दूसरे मीडियम में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 बाय एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट म्यू आर म्यू नॉट। ये समझ में आया कि नहीं है? समझना क्या है, जानना है, फैक्ट है। तो क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट और म्यू आर म्यू नॉट। क्लियर है बात? ये जो रिलेटिव परमिबिलिटी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। क्लियर है बात? अब आप देख सकते हो ये सी स्पीड है, ये क्या है, सी स्पीड। तो ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को सी लिख सकते हो। ये सी क्या था, एयर में स्पीड, ये क्या था, एयर में स्पीड। तो देखो क्या ये फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी स्पीड बराबर सी एयर बाय 1 एप्सिलॉन आर म्यू आर। ये जो एप्सिलॉन आर और म्यू आर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होते हैं, क्योंकि फोर्स हमेशा कुछ टाइम्स कम होती है, बढ़ती नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जब हम मीडियम चेंज करते हैं तो कुछ टाइम्स कम होती है हमेशा, इनकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, तो आप एयर की स्पीड में 1 से बड़ा एक वैल्यू डिवाइड करें हैं तो ये क्या आएगा, कम। तो किसी मीडियम में जो स्पीड होगी वो हमेशा कम होगी किससे, एयर से। आ रही बात समझ में? तो वही कितने टाइम्स कम हुई, कितने टाइम्स कम हुई, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक, स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो मैक्सिमम होगी, उसके वैल्यू आपको पता है, तो मीडियम में उससे छोटी ही हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, सिंबल इसका म्यू होता है बच्चों, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1। और 1 किसके लिए कब होगा, जब नीचे भी एयर ले लें, तो एयर के लिए क्या होता है 1, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या मान लेते हैं अपन, 1। समझ में आई बात? ठीक, तो जितना बड़ा वैल्यू, जितना बड़ा वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब डिनोमिनेटर उतना छोटा होगा, मतलब उस मीडियम पे जाने पे लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा कम हो रही है, तो हम लोग उसको उतना ही डेंस मीडियम बोलेंगे। तो म्यू बड़ा मतलब डेंस ज्यादा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? बढ़े आगे? क्लियर है बच्चों? अब ठीक, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते कैसे हैं ये देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव किसके रिलेटिव, भी लाइट कहां से कहां जा रही है। समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, सपोज ये एयर है, ये वाटर है, ये एयर है, ये ग्लास है, ये वाटर है और ये ग्लास है। ठीक, अब अगर बच्चों लाइट क्या जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, या एयर से ग्लास में जा रही है, या वाटर से ग्लास में जा रही है। ठीक, एयर में स्पीड सब मैक्सिमम होती है, अगर वो वाटर में जा रही है तो स्पीड कम होगी। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या, सी एयर बाय सी वाटर। यहां के लिए क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी एयर बाय सी ग्लास, और यहां क्या लिखेंगे, सी वाटर बाय सी ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह अलग अलग आ रहा है, तो किसी एक मीडियम का नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पेयर का होता है। किसका होता है बच्चों, पेयर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका होता है, पेयर का। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी ऐसा पूछेगा
कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये अभी इस जगह का, तो आपको बताना पड़ेगा रिलेटिव में कि एयर के साथ है तो ऐसा है, इसके साथ है तो ऐसा है, इसके साथ है तो ऐसा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। वही ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा, वही ग्लास वाटर के रेस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं ऐसे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाजू में ऐसा लिखते हैं जैसे 2 और 1 लिखे। क्या लिखे बच्चों? 2 और 1। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, जो पहले लिखा है वो सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो पहले लिखा है वो मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। और इसको विजुअलाइज कैसे करोगे? 2 1 लिखा है मतलब लाइट 1 से आ रही है और 2 में जा रही है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है ना, जो पहले होता है वहां लाइट आती है, और जिसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है वहां से लाइट आ रही है। तो ये लाइट कहां से आ रही होगी? 1 से 2। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा है नोट करने का तरीका? और इसको प्यार से ये भी बोलते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं, अगर सेकंड मीडियम, सॉरी, अगर फर्स्ट मीडियम जहां से लाइट आ रही है वो अगर एयर हो जाए तो इसको म्यू टू ए बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ऐसे में जब एयर से किसी भी मीडियम में लाइट आए ना, तो एयर तो सबसे रेयर मीडियम होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो उसके लिए हम लोग उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। समझ में आई बात? क्लियर? तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे बच्चों? देखो, म्यू टू 1 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? म्यू टू 1। स्पीड के टर्म्स में कैसे लिखोगे? हमेशा जहां से आ रहा है लाइट वहां पर, वहां का स्पीड पहले, और जहां जा रहा है लाइट वहां का लाइट बाद में। तो 1 से आ रहा है 2 पे जा रहा है, तो ऊपर क्या रहेगा? C1 बाय C2। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आपको पता है, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पता है कि नहीं पता है? क्योंकि स्पीड जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। तो अगर C1 बाय C2 लिखे हो तो एब्सोल्यूट के टर्म्स में क्या लिखना पड़ेगा? म्यू टू बाय म्यू वन। ये म्यू टू म्यू वन क्या है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का, यानी एयर के रेस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एयर के रेस्पेक्ट में। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये आपको याद रखना है। ठीक, एक तो सी का फॉर्मूला एयर में और किसमें? इसमें मीडियम में, और फिर सी एयर बाय सी मीडियम, उसको क्या बोलते हैं? म्यू। क्लियर? और किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, ये रिलेटिव होता है, तो हमेशा ये याद रखना। तो ये फॉर्मूला एक याद रखोगे तो आपको सवाल बनाने में क्या होगी? आसानी। तो म्यू टू 1 पढ़ते कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब लाइट फर्स्ट से सेकंड में जा रही है। और स्पीड के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? जहां से लाइट आ रही है वो पहले, जहां लाइट जा रही है वो बाद में। लेकिन हमको पता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। भाई जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उतना ज्यादा डेंस, मतलब स्पीड इतनी छोटी, तो एब्सोल्यूट में उसका रेसिप्रोकल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? बढ़े आगे? ठीक, चलिए अब बच्चों पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना? इसको भी फॉर्मेट प्रिंसिपल से जस्टिफाई कर सकते हैं, वो अभी करेंगे नहीं, बाद में एक्स्ट्रा वीडियो कोई समय डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? पहला जो लॉ है वो है स्नेल्स लॉ। ठीक, पहला जो लॉ है उसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बच्चों? कि फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, क्या के लिए? फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे सॉरी, फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, रेशियो ऑफ, ऐसा लिखना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट।
तो पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो पहले तो यही देखना पड़ेगा भाई कि साइन ऑफ एंगल क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सपोज ये मैं एक इंटरफेस बताया, ठीक। अब क्या आएगा, इस इंटरफेस पे एक लाइट आके क्या हुई बच्चों, इंसिडेंट हुई, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुई इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहां सरफेस का क्या बनाते हैं, नॉर्मल। सरफेस का क्या बनाते हैं बच्चों, नॉर्मल। अब यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो लाइट सीधा नहीं जाएगी, बेंड होते हुए मूव करेगी। किधर भी बेंड हो सकती है, अवे भी बेंड हो सकती है, टुवर्ड्स भी बेंड हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आगे पढ़ेंगे किस पे। ठीक है, तो बेंड हो गई लाइट, ये चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोला जाता है इसको, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच इसको बोलते हैं एंगल आर। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारा स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट। क्या बोलता है बच्चों, साइन आई और साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट। और खुशी की बात यह है कि ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से ये रिलेटिव होगा। तो देखो, सपोज इंसिडेंट रे अभी नीचे वाले मीडियम में और रिफ्रैक्टेड रे अभी नीचे वाले मीडियम में, इंसिडेंट रे ऊपर वाले मीडियम में। इसको मैं बोल रहा हूं 1, इसको मैं बोल रहा हूं 2। तो यहां पर लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब जहां से लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से जाकर आ रही है सेकेंड पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में लाइट आ रही है, सेकेंड में जा रही है। बात समझ में आया, लाइट बदलेंगे तो मतलब पेयर बदलेंगे तो हाँ बदलेगा ना, वो भी उससे भी बदलता है, क्योंकि अलग अलग कलर का अलग अलग कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है। वो पढ़ेंगे, वो तो बात का डिस्पर्जन वगैरह का बात है, अभी से कहाँ से आप ले आए। ठीक है, अभी बस अभी तो इतना समझो ना, अभी तुम क्या कलर वालर तुमको रेनबो बनाना है कि क्या हो गया। ठीक है, इधर देखो, है ना। तो इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो ये लिखा हुआ है, इसको देख के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये 1 और ये 2 लिखा हुआ है, लाइट का डायरेक्शन ऐसा दिया है। तो क्या लिखेंगे इस सिचुएशन के लिए, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू, बताओ 1 2 लिखूंगा 2 1, तो क्या लिखूंगा म्यू 2 1। म्यू 2 1 को क्या लिख सकता हूं, और पिछला पढ़ा हूं अभी, या तो C1 बाय C2 या फिर एब्सोल्यूट म्यू 2 बाय म्यू 1। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक, क्लियर है? तो बच्चों स्नेल्स लॉ लिखने का ना एक शॉर्टकट भी है, ये और ये रिलेशनशिप, ये वाला और ये वाला। स्नेल्स लॉ लिखने का क्या है बच्चों, एक शॉर्टकट जिसमें कंफ्यूजन कम होता है। अभी इसमें लाइट का डायरेक्शन देखो, एंगल मार्क करो, मीडियम 1 मीडियम 2 देखो, विथ रेस्पेक्ट लिखो, कंफ्यूज हो गया बच्चा, थोड़ी देर में क्या हो गया, कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोग क्या याद रखना, सपोज ये मीडियम है, ठीक, लाइट कहीं से भी कहीं जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। देखो एरो ही नहीं बनाया हूं मैं, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, हमको पता ही नहीं है कि ये इंसिडेंट है कि ये रिफ्रैक्टेड है। बस ये पता रहना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। सपोज जहां θ1 है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एयर के रेस्पेक्ट वाला। और जहां θ2 है वहां एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, स्नेल्स लॉ को ऐसे लिख सकते हो, जहां पे हो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू जहां पे हो वहां का एंगल का साइन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बी इक्वल टू जहां पे हो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट और जहां के हो वहां का साइन, ये भी लिख लोगे, इससे भी वही रिजल्ट आएगा जो स्नेल्स लॉ से आता है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लिखने का ये तरीका जो होता है लेस कंफ्यूजिंग है। ठीक है, क्लियर है?
तो लाइट ऐसे से ऐसे जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों। ठीक, तो आई क्या है, आर क्या है, उससे आपको फिर मतलब नहीं। लाइट उल्टा भी जा रहा है, आर आई बन गया है, आई आर बन गया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना काम करेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं है? तो स्नेल्स लॉ समझ में आया। ठीक, अब जो सेकेंड लॉ है बच्चों, वो तो बच्चा बच्चा जानता है 10वीं क्लास से 8वीं क्लास से। ठीक है, क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक, एक ही प्लेन पे रहेंगे। जैसे जिस प्लेन में इंसिडेंट एंगल मूव कर रहा है, उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे भी मूव करेगा, और नॉर्मल भी उसी प्लेन में बनेगा। ये बात क्या है? सत्य। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक, अब दूसरा लिखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक, मान के चलो लाइट ट्रांसमिट होते जा रही है आपकी, ट्रांसमिट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, छोड़ो बहुत बोल दिया, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। ठीक, तो आपकी जो लास्ट इमर्जेंट रे होगी ना, लास्ट इमर्जेंट, खूब सारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद एक लास्ट जो इमर्जेंट रे आ रही है, ठीक, उसको अगर आप वापस भेज दिए, उसके पाथ को अगर आप क्या कर दिए, वापस भेज दीजिए, तो जैसा घूम 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 के वो वापस आया है ना, वैसे ही घूम 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 के वो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग निकल जाएगा, अपने पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस। तो बेसिकली यहां पर क्या रख देना है, एक मिरर रख देना है, जिसमें इमर्जेंट रे नॉर्मली गिर जाए, तो जिस पाथ से वो घूम घूम के आया है, उसी पाथ से वो क्या चले जाएगा, वापस। ठीक है, बात समझे? इसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो बीच में, चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आ रही बात समझ में? तो लिखो, if final emergent ray after multiple reflections and refractions is sent back, is sent back तो नहीं होगा, sent होगा ना, is sent back by reflecting it with a mirror, reflecting it with a mirror such that emergent ray is incident normally, it will completely retrace its path. It will completely retrace its path. ठीक, तो रिफ्लेक्शन में तो ऐसा सवाल बना ही थे, वही मिरर में इतने रिफ्लेक्शन के बाद ये पाथ रिट्रेस कर ले रहा है, तो उसमें क्या करते थे, इतने रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मली गिर रहा होगा मिरर में, तब वो पाथ को क्या कर ले रहा है, रिट्रेस। तो वैसे टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों, यहां तक समझ में आया? लिख लो। हो गया, चलिए अगला लिखिए बच्चों, स्पेशल केसेस। किसके? रिफ्रैक्शन के स्पेशल केसेस। पहला है बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस। क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस। तो जब भी बच्चों सरफेस के नॉर्मली इंसिडेंट होगी, कौन सी इंसिडेंट रे, मतलब सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए, या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, तो अनडिविएटेड, चाहे मीडियम 2 का ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ भी हो, अनडिविएटेड वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर बात? अनडिविएटेड क्या हो जाएगा बच्चों, वो पास। ठीक, तो आई बराबर 0 के लिए आर बराबर क्या होगा, 0। पहला बात। ठीक, दूसरा बात, जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो वो जो नॉर्मल है उससे दूर चले जाता है। नॉर्मल से क्या चले जाएगा, दूर। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ी क्लास में पढ़े,
लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? ये पूरा खेल वेवलेंथ का है बच्चों। किसका खेल है? वेवलेंथ का। देखो, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वेव। तो फोटोन कितनी एनर्जी रखता है? ई बराबर एच म्यू। ई बराबर एच न्यू, वेयर म्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी। अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अलग अलग। तो अगर रिफ्रैक्शन या कोई भी प्रोसेस हो रहा है और लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, मतलब उसका एनर्जी चेंज हो गया, एनर्जी लॉस हो गया या गेन हो गया, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर देगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट ना करे, इसके लिए लैम्डा क्या होगा? सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कांस्टेंट। और हम जानते हैं c बराबर होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, होता है वेव वेलोसिटी। वेव की स्पीड क्या होती है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, तो c गिरेगा तो लैम्डा गिरेगा, c बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही कि ब्लू कलर भेजे बाहर ग्रीन आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आप याद रखना कि c कम हुआ तो ये गिर जाएगा। तो वेवलेंथ छोटा हो जाने के कारण, जैसे स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। स्पीड कम हो गया का मतलब वेवलेंथ को छोटा होना पड़ेगा। वेवलेंथ छोटा हो गया तो मतलब वो बेंड ऐसे होगा ताकि उसका पाथ छोटा हो जाए। ठीक, इसलिए वो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पाथ तो नॉर्मल के अलॉन्ग होता है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। और वेवलेंथ अगर बढ़ गया तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक, तो ये चीज याद रखना कि लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो बेंडिंग होती नहीं है, लेकिन जब लाइट क्या करता है, एंगल पे गिरता है किसी, तो अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जा रहा है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात याद रखेंगे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अब बनाते हैं बच्चों कुछ सवाल। तो बच्चों ये बड़ा फॉर्मूला जो पढ़ाया हूं वो याद रखना, क्या? साइन आई बाई साइन आर म्यू टू वन विच इज म्यू टू बाई म्यू वन विच इज सी वन बाय सी टू। ये फॉर्मूला याद रखना, सारे सवाल आराम से बनेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, म्यू जी डब्ल्यू। तो एब्सोल्यूट वाले के टर्म्स में क्या होगा? ये म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। म्यू जी क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 3/2। म्यू डब्ल्यू क्या दिया है? 4/3। तो आएगा 3/2 इंटू 3/4, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9/8। समझ में आई बात? और अगर एक μ12 दिया है और μ21 पूछा है तो क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। सिंपल सा है। समझ में आई बात? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए अगला। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज c/3, where c is the speed of light in vacuum and light refracts from medium A to medium B making 45 and 60 डिग्री with the normal। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बढ़िया सा। ये बना क्या बच्चों? डायग्राम। डायग्राम बना। अब आई लाइट यहां से, तो बोला है लाइट कहां से कहां रिफ्रैक्ट हो रही है? लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। तो ऊपर क्या है? ए, नीचे क्या है? बी। ए टू बी रिफ्रैक्ट हो रही है, मेकिंग 45 और 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45, और ये अवे बेंड हो जा रही है, कितना? 60। क्लियर है बात? तो स्पीड कितना दे दिया बच्चों? बी में c/3। तो मैं लिखता हूं साइन आई बाय साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बोलूंगा ना बच्चों इसको, क्या बोलूंगा? बी विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि बी पे जा रही है ए के रेस्पेक्ट में। तो अगर मेरे को अब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड वाला चाहिए, क्योंकि स्पीड निकालना है, तो स्पीड के टर्म्स में क्या लिखूंगा? सी ए बाय सी बी। जहां से आती है वो पहले लिखाता है, जहां जाती है वो बाद में लिखाता है। तो सी ए बाय सी बी। साइन आई क्या है बच्चों? 45, तो कितना हो जाएगा? 1/√2। साइन आर कितना है? 60, तो कितना हो जाएगा? √3/2। ये हुआ। ये बराबर आ जाएगा सी ए। सी ए दिया हुआ है क्या? द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में नहीं दिया हुआ है, तो क्या है वो तो निकालना है। और बी पे कितना है? c/3। ये समझ में आया? तो ये यहां से आ जाएगा बच्चों, सी ए बराबर c/3 इंटू 1/√2 इंटू 2/√3। तो ये हो गया √2 और ये हो गया
√2c/3√3। समझ में आई बात? पक्का बना लेंगे ऐसे सवाल। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? CA/CB की μ2/μ1 की AB/BC याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट सवाल क्या बनाते हैं बच्चों? अगला सवाल, A ray of light is incident on a transparent glass slab of refractive index कितना बच्चों? √3। तो जब ऐसा बोल दिया है √3 तो मतलब ये एब्सोल्यूट है। जब किसी के रेस्पेक्ट नहीं बोला है, तो जब किसी की इज्जत करने नहीं बोलता तो एयर के रेस्पेक्ट में मतलब, तो क्या करेंगे? √3। ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बहुत जबरदस्त, क्या है इन लोग? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमको क्या बोला है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? ठीक है बच्चों, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो आई और आर डैश में एक रिलेशनशिप लिख लेते हैं। साइन आई बाय साइन आर डैश बराबर होगा √3, क्योंकि सेकंड मीडियम में लाइट जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये आ गया। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया? साइन आई बाय साइन आर डैश बराबर क्या आ गया? √3। ये एक रिलेशनशिप आया। दूसरा, यहां पे आई और आर क्या होगा बच्चों? बराबर। तो ये आई है तो इसको क्या बोल सकते हो? आई बोल सकते हो। रोना तो नहीं आ रहा? समझ में आया कि नहीं है? इसको क्या बोल सकते हो? आई बोल सकते हो। तो देखो, आई प्लस 90 प्लस आर डैश, ये 180 के बराबर होगा। तो आप ये बोल सकते हो आई प्लस आर डैश 90 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं है? ये स्ट्रेट एंगल दिख रहा है बच्चों ये पूरा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो ये आई है तो ये भी आई हो गया। आई 90 आर डैश, ये सबका सम क्या हो गया? 90 डिग्री। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसका मतलब समझते हो दया, आर डैश क्या है? 90 माइनस आई। आई डैश क्या है? आर डैश क्या है? 90 माइनस आई, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पर आर डैश की जगह क्या लिखूंगा? साइन आई बाय साइन 90 माइनस आई बराबर √3। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय, और प्लस होगा पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन आई। तो टेन आई बराबर क्या आ गया? √3। तो आई बराबर कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? आराम से बेटा, ठीक है, क्लियर? ऊपर से तो नहीं किया? आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन, घबराना नहीं है। A ray of light is incident on a glass sphere of refractive index √3, मतलब ये एब्सोल्यूट दे दिया बच्चों। कई जगह n से भी डिनोट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। फिर एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री एज शोन इन फिगर, फाइंड द एंगल आर आर डैश ई, टोटल डिविएशन, ऐसी तैसी सब चीज। ठीक है, निकालते हैं। देखो सबसे पहले आर निकालते हैं। तो यहां और यहां क्या लगा सकता हूं? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आई बाई नहीं करूंगा, जो मैं मेथड सिखाया हूं शॉर्टकट वो लगाते हैं। तो देखो यहां पर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 एयर, और एंगल कितना है? 60। तो मैं लिख सकता हूं 1 साइन 60 बराबर, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 और एंगल है आर, तो क्या लिखेंगे? साइन आर। साइन 60 कितना होता है बच्चों? √3/2। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आर बराबर क्या आएगा? 1/2। तो आर बराबर कितना हो गया? 1/2 ही होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 1/33। अच्छा हाँ यार, साइन 30, सॉरी बच्चों, मैं जो है ना गर्मी के कारण लू लग गई है ना, पानी पी लेता हूँ। देखो अब सही बनेगा। ठीक है, 2 मिनट। साइन आर 1/2 होता है, नहीं पता मेरे को, बताओ। चलिए, ये समझ में आया। अब बच्चों ये हो गया क्या? 1/2, सॉरी 30। रेडियस रेडियस है, ये 30 तो ये 30 होगा बच्चों। अब यहां और यहां क्या लगाते हैं? स्नेल्स लॉ। तो अब क्या आएगा? देखो इस तरफ लगाएंगे तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये। तो साइन 30 इंटू √3 बराबर साइन ई इंटू 1। तो साइन 30 कितना होगा? 1/2 इंटू
√3 बराबर क्या आएगा साइन ई। तो ई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। देखो पानी पीने से मेरे को याद आ गया, √3/2 पे क्या होता है 60 डिग्री। क्लियर है। अब क्या निकालना है बच्चों टोटल डिविएशन। तो टोटल डिविएशन क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे सीधा जाता तो ऐसे जाता जाता, लेकिन अभी तो निकल ऐसे रहा है, तो ये जो एंगल होगा बच्चों ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। बात समझ में आएगी नहीं। जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। बताओ ज्योमेट्री लगा के कैसे निकाल सकता हूं मैं, कोई ज्योमेट्री। ठीक, ये एंगल है 60, तो पूरा एंगल क्या होगा 60। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस छोटे एंगल को 60 माइनस आर लिख सकते हैं। आर अपन निकाल चुके हैं 30, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ये पूरा ई कितना आया है बच्चों 60, तो ये पूरा कितना होगा 60। तो ये आर डैश अपन निकाल चुके हैं 30, तो ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 30। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का क्या बन रहा है एक्सटीरियर एंगल। यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो ये ट्राइंगल बन रहा है और ये इसका क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो 30 + 30 कितना आएगा 60। तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना है 60 डिग्री। गुड। ठीक है, बात समझ में आई। बढ़े आगे, नेक्स्ट बनाए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला लिखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको क्या दिख रहे हैं मीडियम दिख रहे हैं, पैरेलल मीडियम। कैसे दिख रहे हैं पैरेलल मीडियम दिख रहे हैं। सारे मीडियम्स क्या हैं बच्चों पैरेलल। तो क्या बोला है, if the boundaries of medium are parallel then emergent ray although laterally displaced if mu1 is equals to mu5, मतलब जहां से एंटर कर रही है वहीं से क्या कर रही है लीव कर रही है। जहां से एंटर कर रही है वहीं से क्या कर रही है लीव कर रही है। और मीडियम की बाउंड्री कैसी है पैरेलल। और mu1 और mu5 क्या है सेम, घुसने वाला और निकलने वाला मीडियम क्या है सेम। तो क्या होगा वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द स्नेल्स लॉ इन द मीडियम 1 and 5। ठीक, और उससे आपको क्या पता चल जाएगा I1 और I5 बराबर होगा अगर mu1 और mu5 बराबर है। इसका मतलब कोई डिविएशन नहीं होगा। ये वाली जो रे होगी और ये वाली जो रे होगी आपस में क्या होगी पैरेलल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। याद रखोगे कि अगर बच्चों कितने भी बीच में पैरेलल मीडियम्स हो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, लेकिन जहां से लाइट एंटर कर रही है और जहां पे लाइट लीव कर रही है, जहां पे लाइट एंटर कर रही है जहां पे लाइट लीव कर रही है, वो दोनों मीडियम अगर सेम है तो कोई डिविएशन नहीं होगा और इंसिडेंट और इमरजेंट एंगल दोनों इक्वल होगा। हरी बात समझ में, दोनों रेज आपस में क्या होंगे पैरेलल। इसको प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लो। पहले डायग्राम मत बनाओ, धीरे से बनाना, मैं इधर बनाऊंगा तब बनाना। क्लियर। ठीक है, देखो सपोज ये मीडियम 1 है ये मीडियम 2 है, यहां स्नेल्स लॉ लगाता हूं बच्चों। क्या लगाता हूं यहां दोनों जगह स्नेल्स लॉ। तो ऐसे लिखूंगा ना mu1 sin I1, इस वाले के लिए क्या लिखूंगा mu1 sin I1। अब सपोज ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये R एंगल आ रहा है R1, ये एंगल कितना आ रहा है R1, तो क्या लिखूंगा mu2 sin R2। ये हो गया। ये समझ में आएगी नहीं है बच्चों R1 सॉरी R2 क्यों लिखा हूं। अब मेरे को बताओ क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल और ये नॉर्मल है, ये दोनों क्या है नॉर्मल, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये एंगल R1 है तो ये वाला एंगल दूसरे के लिए जो इंसिडेंट रे है वो भी क्या होगा नॉर्मल होगा। अब ये दूसरा रिफ्रैक्शन एंगल सपोज R2 है, तो यहाँ R1 और R2 में लगाना है mu2 और mu3 के बीच, तो mu2 sin R1 बराबर mu3 sin R2 लिख सकता हूं। अब ये R2 है बच्चों, तो फिर से ये क्या हो जाएगा R2 पैरेलल है तभी,
अब ये R2 है, ये हो गया R3, तो क्या लिखेंगे, μ3 साइन R2 बराबर μ4 साइन R3, ये लिखा। अब ये R3 है तो ये वापस से क्या होगा, R3 होगा। अब ये R3 हो गया, ये I5 है तो क्या लिखूंगा, μ4 साइन R3 बराबर μ5, सॉरी हाँ μ5 साइन E। समझ में आई बात, पक्का। अब देखो, ये इसके बराबर फिर ये इसके बराबर, ये सेम है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो पैरेलल स्लैब्स के लिए म्यू साइन आई कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, म्यू साइन आई कांस्टेंट होता है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो एंगल है उस मीडियम में इंसिडेंट जो हो रहा है, वो एंगल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। इसके लिए पैरेलल स्लैब के लिए तो सीधा पहले और आखिरी में भी लगा सकते हो, सीधा पहले और आखिरी में भी लगा सकते हो। तो पहले ये तो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि μ1 और μ5 इक्वल हो, ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर μ1 μ5 इक्वल हो गए तो ये जरूर लिख सकते हो कि μ1 साइन I1 बराबर μ5 साइन E। और अब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो कट जाएंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, E। तो कोई डिविएशन नहीं होगा, इमर्जेंट एंगल बराबर इंसिडेंट एंगल, तो कोई डिविएशन नहीं होगा। और रेस कैसे निकलेंगी, पैरेलल। बात समझ में आएगी नहीं है। अरे पैरेलल होंगे तो लगाना है, मैं बोला जब फाइनल और ये सेम होगा तब आई बराबर लिख सकते हो, नहीं होगा तो नहीं लिख सकते आई बराबर। ठीक है, आप बोले बोल के कुछ भी बोल दोगे और बोलोगे आप बोले, क्या हरकत है। हाँ, डाउट पूछो, ऐसा आप बोले मत बोलो, है ना, मैं नहीं बोला इस, मैं गलत चीज बोलता ही नहीं, मैं पानी पीता हूँ, है ना। देख, हम्म, चलिए बच्चों, अगला ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ना एक बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, पता नहीं कहाँ था लेकिन वो क्वेश्चन बनाया हूँ ऐसे, याद है मेरे को, कि ऐसे करके ना एक वो दिया हुआ था, क्या, रीजन दिया हुआ था। क्या दिया था, रीजन। और क्या बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना μ0 ई का पावर y या ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, ऐसा दिया था कि जैसे जैसे आप वर्टिकल डिस्टेंस y बराबर 0 से एंटर कर रहे हो ना, तो वर्टिकली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते जा रहा है, ऐसा बोला था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चेंज होता जा रहा था। तो आपको बोला है लाइट यहाँ एयर से एंटर करता है और एयर से लीव करता है, ऐसा बोला। लाइट यहाँ एयर से एंटर करता है और यहाँ एयर से लीव करता है। तो आपको पूछा था ये दोनों रेस के बीच एंगल कितना होगा, ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच एंगल कितना होगा। बताओ क्या होगा आंसर, 0 होगा। क्या होगा, क्योंकि हम लोग इसको छोटा छोटा dy का पट्टी बांध सकते हैं ना, dy थिकनेस का पट्टी। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है लेकिन पैरेलल है ना पट्टियां, हाइट के रेस्पेक्ट में दिया है, तो एक पर्टिकुलर छोटे से डिस्टेंस के लिए वो क्या हो जाएगा, सेम। तो ये एयर से एंटर करके एयर से लीव कर रहा है, तो बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा भी चेंज हो, बाउंड्री पैरेलल होना है बस। तो क्या होगा, ये इमर्जेंट रे तो इंसिडेंट रे क्या होंगे, अलोंग द सेम लाइन, भले शिफ्ट होगा लेकिन अलोंग द सेम लाइन रहेगा। तो ई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, 0। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या बोला है, अ सर्च लाइट, सर्च लाइट समझते हैं आप, सर्च लाइट, अ सर्च लाइट ऑन अ याcht is being used at night to illuminate a sunken box। हाँ हाँ ठीक है, इन द फिगर एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड द लाइट बी एम्ड, ताकि वो बॉक्स पे पड़े। तो भाई ये आर कितना हो अपने को तो पता है ना, आर होना चाहिए 45, दिख रहा है, आर कितना होना चाहिए 45। अब अगर आई 45 रखोगे तो लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड हो जाएगा इनवर्ड, तो ये 45 रखोगे तो ये तो बॉक्स को देख नहीं पाएगा, तो आपको 45 से कुछ ज्यादा रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगा देंगे अब यहाँ, स्नेल्स लॉ। तो एयर है तो 1 इंटू साइन थीटा 1 बराबर ये क्या है, वाटर, 4/3 इंटू साइन 45। समझ में आया कि नहीं, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये साइन थीटा 1, 4/3 रूट 2।
तो ये क्या आ जाएगा 2√2/3 साइन इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया सवाल? भाई लाइट बॉक्स पे पड़ेगी तभी दिखेगा, बॉक्स पे पड़ेगी तो ये एंगल नॉर्मल से 45 बनाना चाहिए। तो क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो ये 45 है, तो ये 45 नहीं हो सकता ना, ये 45 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर वो लगाए क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड हो रही है। बात समझ में? क्लियर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। अगला अगला सवाल, अच्छा सवाल देखिए क्या बोला है। अ सिलेंड्रिकल वेसल हुज डायमीटर एंड हाइट आर गिवन। डायमीटर कितना है बच्चों 30, हाइट कितना है 30, ठीक। बोथ आर इक्वल, 30 is placed on a horizontal surface and a small particle is placed at a distance 5 सेंटीमीटर, बॉटम में 5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। An eye is placed at a position such that the edge of the bottom is just visible। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना बच्चों, उससे आपको क्या दिख रहा है? एज दिख रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? एज दिख रहा है। फिर ये बोला है द पार्टिकल P इज इन द प्लेन ऑफ ड्रॉइंग, अप टू व्हाट हाइट शुड द वाटर बी पोर्ड इन द वेसल टू मेक द पार्टिकल विजिबल। आ रही बात समझ में? भाई ये जो लाइट तो एयर से आएगी तो ये तो सीधा ट्रेवल कर रही है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइट डेंस मीडियम, ये जो लाइट डेंस मीडियम से क्या जा रही है? रेयर मीडियम, तो ये अवे बेंड हो जाए और आई तक पहुंच जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो अपन ना पानी यहां तक भर देते हैं। कहां तक भर देते हैं बच्चों? पानी यहां तक। तो ऐसा लिखते हैं, देखो लाइट यहां आया और ये यहां पहुंच गया। ये समझ में आया? अब अच्छा लग रहा है। अब क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है डायग्राम। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं है? कितने हाइट तक भरे? up to what minimum height should water be poured in the vessel to make the particle P visible। ठीक है, और नीचे भरेंगे तो नहीं होगा क्या विजिबल? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं दिया यार, ये कैसा कर दिया है? तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेते हैं? 4/3 ले लेते हैं। म्यू वाटर क्या ले लेते हैं बच्चों? 4/3, या म्यू के टर्म्स में निकाल लेंगे आंसर क्या जा रहा है। ठीक है, अब देखो तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये नॉर्मल बना, ये क्या बना? नॉर्मल। अब बताओ ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको ये पता है बच्चों कि ये एंगल 45 था, क्योंकि ये सीधा जाएगा तो यहां जाएगा ना, तो ये एंगल कितना है आपको पता है? 45। पता है कि नहीं पता है? 30 और 30 है ना बच्चों, तो 45 होगा ना पक्का। और ये 90 है तो ये कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। तो यहां के लिए लिख लेंगे 1 साइन 45। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 साइन 45। यहां के लिए क्या आएगा? म्यू, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पानी का, साइन आर। ये समझ में आया कि नहीं है? क्या होगा? म्यू साइन आर। ठीक। अब ये जो आर होगा उसको क्या लिख सकते हैं, ये देखते हैं। आर होगा उसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये पूरा कितना था? एच हाइट का पानी भरे बच्चों, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 माइनस एच। कितना हो जाएगा बच्चों? 30 माइनस एच। ठीक, यहां से यहां, है ना? तो साइन आर को क्या लिख सकते हैं? साइन आर होता है बच्चों परपेंडिकुलर, क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक। तो ये जो, अच्छा आर क्यों लिखा हूं? ये 45 लिखा हूं ना, इसको आई लिखूंगा ना। क्या लिखूंगा इसको? आई। ठीक है। अब क्या करते हैं यहां से, हम्म ये कितना है? 15। ये कितना है बच्चों? 15। ये 15 है ना, आधा। ये कितना है? 15। ये 15 है तो ये कितना होगा? 5। अब ये डिस्टेंस अगर कहीं से निकल जाए तो काम हो जाए अपना, निकल जाएगा। ये कितना है बच्चों? 45। ये कितना है? 45। तो ये सामने वाला है, ये सामने वाला डिस्टेंस है कि नहीं है?
और ये हाइट कितनी है 30 माइनस एच। तो देखो यहां से मैं निकाल रहा हूं tan 45 बराबर ये डिस्टेंस, इसको बोल रहा हूं x, इसको क्या बोल रहा हूं x बाय 30 माइनस एच लिख सकता हूं। ये इक्वेशन समझ में आएगी नहीं है बच्चों? tan 45 बराबर x बाय 30 माइनस एच। तो x बराबर क्या हो गया 30 माइनस एच इंटू tan 45। ये समझ में आया? ये डिस्टेंस हो गई। तो मेरे को बताओ इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? नहीं, ये पूरी, ये डिस्टेंस 5 प्लस 15 20 माइनस एक्स। तो क्या लिखते हैं इसको? जो बेस है उसको बी बोल देते हैं, ये बेस को क्या बोल देते हैं, ये परपेंडिकुलर को बी बोल देते हैं। ये बी बराबर क्या होगा बच्चों 20 माइनस एक्स। क्या होगा 20 माइनस एक्स। ये समझ में आया कि नहीं है? अब यहां से ये वाला वैल्यू निकल जाएगा जो अपन लिखे हैं आई का वैल्यू। तो यहां से अपन क्या लिख दें तो अपना होगा, देखो अपने को ये पता है एच पता है और ये पता है, तो टेन आई लिख दें तो अपने को अच्छा लगेगा। क्या लिखेगा 10i। तो क्या लिखते हैं बच्चों 10i बराबर, क्या लिखते हैं 10i बराबर परपेंडिकुलर विच इज b बाय एच। तो b कितना है 20 माइनस एक्स बाय एच। ठीक है, तो 10i की जगह क्या लिख सकते हो 10i की जगह लिख सकते हो 20 माइनस एक्स। एक्स कितना है ये, तो माइनस 30 माइनस एच और इधर 1045। अरे बाद में मजा आएगा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1045। ये समझ में आया? अब हमको क्या चाहिए कि यहां से 10i आ जाए। तो यहां पर देखो साइन आई क्या दिया है, साइन आई जो है साइन 45 मतलब 1/√2 इंटू म्यू, ये दिया है 1/√2 म्यू। पक्का म्यू का वैल्यू दे देता तो इसका क्या जाता है यार, दिया नहीं है ना क्वेश्चन में कहीं। एक मिनट बुक में देख लो तो कहीं दिया तो नहीं। वाटर का होता 4/3 लेकिन लेने क्या बोला है वो पता नहीं ना अपने को, क्या यूज किया है बस ये देख लो तब अपन भी यूज कर लेंगे। 4/3 यूज किया है तो वाटर का क्या ले लेते हैं 4/3। तो यहां पर डाल देते हैं म्यू की जगह बच्चों 4/3। तो क्या जाएगा 3/4√2। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों साइन आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई साइन आई की वैल्यू। साइन आई की वैल्यू आ गई तो मैं टेन आई की वैल्यू निकाल सकता हूं आसानी से। टेन आई की वैल्यू क्या होती है, टेन आई की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये कर देंगे, ये आई है, साइन आई क्या है भाई 3/4√2। तो ये क्या हुआ 3 और ये हुआ 4√2। तो ये कितना होगा 16 2 जा 32, 32 माइनस 9, 32 माइनस 9 कितना होता है 23, 23 का अंडर रूट। तो 10i कितना आ जाएगा बच्चों 3/√23। तो यहां पर लिखते हैं 3/√23 बराबर 20 माइनस 30 प्लस एच। 1045 क्या होता है 1। क्या लिखना पड़ेगा पानी लिखना पड़ेगा। देखो तो 10i की जगह क्या रख देंगे अब बच्चों, 10i की जगह क्या लिखा है 10i की जगह क्या निकाले 3 बाय √23। ठीक है, और इधर क्या है 20, अरे यार फिर से लिख देता हूं क्या -10 प्लस एच बाय एच। तो यह आ जाएगा 3h बराबर -10 प्लस √23h। तो अरे हाँ ना यार लिख तो रहा हूं -√23। आ रही बात समझ में? फिर h को इधर लाना कॉमन लेना काटना मैं नहीं जानता, अब सॉल्व कर लो आप लोग, बहुत गर्मी लग रही है मेरे को समझ। ठीक है, बाकी ये प्रॉब्लम समझ में आएगी नहीं है बच्चों कि मिनिमम हाइट कितना भरे। तो दो ट्राइंगल बनाए और उससे ट्रिग्नोमेट्री लगा के एंगल निकालने की कोशिश कीजिए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि क्या लगाना पड़ता है ज्योमेट्री लगानी पड़ती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये इक्वेशन से h निकाल ली। ठीक, तो
मेरे को ये इसलिए सिंपल लगता है, नहीं ऐसे प्रॉब्लम मैंने ये सिंपल नहीं लगता है, चैप्टर अच्छा है ना, हार्ड है, लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए सिंपल लिखते हैं क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री हमारे हाथ में, हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं और रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल हमको पता है। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं है? क्लियर है वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे? अगला, लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ऑयल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 30 डिग्री। आफ्टर मूविंग थ्रू द ऑयल 1 एंड ऑयल 2 द ग्लास इट एंटर्स वाटर। तो बच्चों ये एयर है और लास्ट वाला क्या है, तो हम लोग फिर वो आई और ई को सेम नहीं ले सकते। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 1.5 एंड 1.3, क्या ग्लास और वाटर एंड ग्लास ना, वाटर का कितना है 1.5 और वाटर का 1.3 है और ग्लास का कितना है 1.5। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, फाइंड द एंगल विथ विच द रे मेक्स द फाइंड द एंगल विद द रे मेक्स विद द नॉर्मल इन वाटर। ठीक, ये नॉर्मल के साथ पानी में कितना एंगल बना रहा है ये अपने को निकालना है। ठीक है, अब बताओ, सारे पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए म्यू क्या होता है, म्यू साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट अभी पढ़े कि नहीं पढ़े? तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, हमको जो मर्जी आए, उसे ग्लास वाटर ये सबसे हमको मतलब, तो हम लोग यहां पर और यहां पर डायरेक्ट लगा देते हैं बच्चों। तो क्या होगा, म्यू म्यू एयर का कितना होता है 1 साइन 30 बराबर, यहां वाटर के लिए कितना है म्यू, वाटर के लिए कितना दिया है 1.3, तो 1.3 इंटू साइन थीटा। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/2.6, सॉरी। ठीक है, क्या सही में क्या हो गया यार, मेरे को पानी और पीना पड़ेगा यार। ये पानी में कुछ मिला तो नहीं है, है? अरे लाइट वाइट जलता है ना तो और गर्मी लगता है, एसी लगाना पड़ेगा यहाँ, इतना बड़ा क्लास है यहाँ तो पूरा 10 टन का एसी लगा। हाँ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का? चलिए आगे बढ़े, लिखिए क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टाइम नहीं बचा है तो ये लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम लोग बच्चों एक प्रॉपर्टी तो ये सीख रहे कि लाइट जब डेंस से रेयर जाती है और रेयर से डेंस आती है तो बेंड किधर होती है, जब डेंस में आती है रेयर से तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है और उल्टे में क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब दो केसेस होंगे, जिसमें से पहला कंडीशन ये है होने का कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अरे बस समझ में, लाइट हमेशा डेंस से कहां ट्रेवल होनी है, रेयर मीडियम में, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो देखो सपोज मैं यहां नॉर्मल बना देता हूं खूब सारा, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहां पे लाइट आई बच्चों ऐसा, अभी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या देख रहे हो, एकदम कम, तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा वो आई से बड़ा होगा कि छोटा, बड़ा होगा, क्योंकि कहां जा रहा है डेंस से रेयर, तो क्या होगा आई से बड़ा, तो ये अवे चले गया बच्चों, तो ये आ गया R1। ठीक, I1 पे क्या गया R1। अब आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एकदम बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ेगा, लेकिन इसके बढ़ने का लिमिट है ना, मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है ये, सरफेस के अलोंग हो सकता है। तो क्या हुआ, एक इतना एंगल आपने बढ़ा दिया कि इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रे है वो जस्ट ग्रेज करते हुए सरफेस को बाहर आ रहा है। क्या कर रहा है, जो मीडियम की बाउंड्री है उसको ग्रेज करते हुए बाहर आ रहा है, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसे में अपन आर का वैल्यू क्या ले लेंगे 90 डिग्री। फिर भी आप नहीं रुके, आप बोले इससे भी बड़ा एंगल करूंगा मैं साले को, तो ये कर दिए I4। ठीक, अब भाई ये बेंड होते 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 ग्रेस तो कर रहा है, अब इससे ज्यादा बेंड हो नहीं सकता, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा अब इसका, अब ये दूसरे मीडियम में आ ही नहीं पाएगा, ये दूसरे मीडियम में
आ ही नहीं पाएगा, ये क्या होगा, उतने ही एंगल से। अब रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन यूज होगा, तो कितने से रिफ्लेक्ट होगा, I4 से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात में समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस वाले को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है, इसके बाद कि 90 डिग्री तक पहुंच गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद अगर आप I3 फिर बढ़ाओगे, जिस I3 पे 90 हो रहा है रिफ्रैक्शन एंगल, उसके आगे बढ़ाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस एंगल को बोल देते हैं जिसपे 90 हो जा रहा है क्रिटिकल एंगल। क्या बोल देते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल। तो दूसरी कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट बी इंसिडेंट in an angle greater than critical angle। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको बोलते हैं TIR। तो जहां तक परपेंडिकुलर हो रहा है वहां तक क्रिटिकल एंगल आ रहा है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी निकाल सकता हूं मैं। यहां और यहां क्या लगा दूंगा, स्नेल्स लॉ। इस तो यहां पर क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू साइन थीटा सी बोल देता हूं। क्रिटिकल एंगल को क्या बोल देता हूं, थीटा सी। बाहर एयर भी हो सकता है या कोई रेयर मीडियम भी हो सकता है, तो उसको लिख लेता हूं म्यू आर। क्या लिख लेता हूं बच्चों, म्यू आर। और वहां पर एंगल कितना हो जा रहा है, साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1। तो साइन थीटा सी क्या होगा, म्यू आर बाय म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंस। या बोल सकते हैं अगर एयर हो गया तो 1 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्लियर बात? अब आप खुद सोचो, जब लाइट रेयर से कहा जा रहा है, डेंस में जा रहा है, तो ये पलट जाएगा, तो 1 से बड़ा वैल्यू होगा क्या, तो उसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, ये साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का, ये साइन से वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। और दूसरा कि एंगल कुछ भी लाओ तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो कितना भी बड़ा रखो तो छोटा हो रहा है, बड़ा थोड़ी हो रहा है। तो और एकदम परपेंडिकुलर कर दिए तो सीधा चले जाएगा, एकदम ग्रेजिंग में ले आए तो क्रिटिकल एंगल से चले जाएगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल पे ग्रेस कर रहा है तो ग्रेस करते हुए आएगा तो क्रिटिकल एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। फिर भी हम लोग सवाल बनाते समय लेकिन ये नहीं लेते ग्रेजिंग वाला, किसी किसी सवाल में लेते हैं। जनरली अगर क्रिटिकल एंगल में पड़ता है तो उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं बाउंड्री कंडीशन के लिए, क्योंकि हल्का सा पॉइंट 0.00001 डिग्री भी बढ़ा दिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम ट्रेवल करे और बाउंड्री से टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जाए, डेंसर मीडियम में ही लौट जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं है। हरी बात समझ में? इसकी कंडीशन क्या जरूरी है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंस से रेयर जाएगी तभी ऐसा होगा, रेयर से डेंस में ये सब होता नहीं है। दूसरी कंडीशन, लाइट मस्ट बी इंसिडेंट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, वो एंगल जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों? ठीक है। तो इसके जो रिलेटिव एप्लीकेशन है, जैसे अपन वो देखते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, और आपका ये क्या बोलते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर वाले सवाल, ये सब अपन कल बनाएंगे और इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके।